Hello everyone. Today I am going to start with the next categories of fundamental rights in the topic Indian Constitution. जो हमने Indian Constitution topic start किया था in the legal aptitude and logical reasoning paper, उसके अंदर मैं last class में मैंने first set of fundamental rights complete कर लिया था, that is right to equality. Today I am going to cover up and start with the next categories of fundamental rights, that is right to freedom. Right to freedom. तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस टॉपिक के अंदर दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो सब टॉपिक हमारा चला था फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में हमने फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो डिस्कस कर लिया था एंड दैट वाज राइट टू इक्वलिटी. आर्टिकल्स 14 to 18, this we have already discussed in the last class. Now in today's class or today's lecture, I take up the next category of fundamental right to freedom. Here under this category of fundamental rights, right to freedom, we will discuss the four articles. Articles 19 to 22. 19, 20, 21, 22 चार आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे. ये चारों आर्टिकल में अलग अलग तरह के फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, लेकिन एक बात कॉमन सब में क्या है कि दे आर ऑल रिलेटिंग टू फ्रीडम, इसलिए दे हैव बीन पुट अंडर वन हेडिंग, दैट इज राइट टू फ्रीडम. तो 19 में अलग बात है, 20 में अलग है, 21 में अलग है, 22 में अलग है, लेकिन सब कहीं ना कहीं फ्रीडम से रिलेटेड. दैट्स व्हाई दे हैव बीन पुट अंडर वन कैटेगरी, अंडर वन कैटेगरी, दैट इज राइट टू फ्रीडम. स्टार्टिंग विद द आर्टिकल नंबर 19. आर्टिकल 19 जो पहला है वो देखिए क्या कहता है. आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम्स हैव बीन प्रोवाइडेड या हैव बीन गारंटीड, एक ही बात है, प्रोवाइडेड गारंटीड टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया. किसको दिया गया? टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया. कितने फ्रीडम? 6 फ्रीडम दे रखे हैं आर्टिकल 19 में टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. एक तो हाउ मेनी फ्रीडम्स? 6 फ्रीडम्स आर्टिकल 19 के अंदर दे रखे हैं. किसको दे रखे? टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया. इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में जब हम आर्टिकल 14 डिस्कस कर रहे थे, तो आर्टिकल 14 मैंने बताया दैट इज फॉर एवरी पर्सन, बताया था, बोथ फॉर नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन. और नेचुरल पर्सन फिर दोनों बातें, इंडियन सिटीजन एज वेल एज द नॉन इंडियन सिटीजन, दैट इज फॉरेनर्स, उनके लिए भी था. लेकिन आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट है और जो 6 फ्रीडम यहां पे दे रखी है, फंडामेंटल राइट इन द फॉर्म फ्रीडम, दे आर मेंट ओनली फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ये फॉरेनर्स के लिए या नॉन सिटीजन्स के लिए फ्रीडम्स अवेलेबल नहीं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में इस पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स हैं या आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स हैं वो किसके लिए हैं? ठीक है, फॉर सिटीजन्स, फॉर नॉन सिटीजन्स, फॉर बोथ, फॉर नन ऑफ देम, समथिंग लाइक दैट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसके लिए? फॉर सिटीजन. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. और आपके नोट्स के अंदर मैंने सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मैंने बोल्ड किया हुआ है कि किसके लिए? टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इसको बोल्ड किया हुआ है. ये सब ये सिर्फ सिटीजन. अब आते हैं सब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं जो आर्टिकल 19 में प्रोवाइड किए गए हैं टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. मैं एक बात पहले बता दूं इसके अंदर, और ये आपके नोट्स में लिखा हुआ भी है. ये जो फ्रीडम्स हैं
नन ऑफ दिस फ्रीडम्स आर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि आपको फ्रीडम दे दी और आप जो चाहे जो मन मर्जी करें, ऐसा नहीं है। इन सारी फ्रीडम्स की इंजॉयमेंट, मतलब अगर इस फ्रीडम का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी फ्रीडम के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। रीजन उसका बहुत सिंपल है कि आपकी फ्रीडम के चक्कर में आप दूसरे का प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें, या आप अपनी फ्रीडम, कहते हैं ना फ्रीडम्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो फ्रीडम मिले बट एक जिम्मेदारी के साथ कि ठीक है आप कहीं उसका मिसयूज करने क्या उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दे रखी, इन फ्रीडम्स का कहीं मिसयूज हो सकता है या हो रहा है, या कुछ गलत तरीके से फ्रीडम का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि देश को प्रॉब्लम हो जाए, इसे कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा हो जाए, या जिससे कंट्री के किसी नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशंस खराब हो जाए, इस तरह, या आप किसी को बदनाम करने के लिए इन फ्रीडम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज कर रहा था, तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए कि जिससे कि फ्रीडम का गलत इस्तेमाल ना हो, स्टेट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि इन फ्रीडम्स के एंजॉयमेंट के ऊपर वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, कुछ कुछ बंदिशें लगा सकती है कि आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा करना है, या आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल। तो आइडिया इज आर्टिकल 19 के अंदर जो भी फ्रीडम्स हैं, नन ऑफ दीज फ्रीडम्स आर एब्सोल्यूट। वो फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, 100% फ्रीडम नहीं है, मैं क्रॉस कर दे, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, रादर इन फ्रीडम्स के ऊपर स्टेट क्या लगा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अभी मैं बताऊंगा तो आपको, अभी डिस्कशन करूंगा तो आपको पता लग गया। स्टेट में इंपोज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दिस फ्रीडम, बिकॉज फ्रीडम का इस्तेमाल करते समय ये ना हो कि आप दूसरों के लिए परेशानी खड़ा कर दें, देश के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दें, या नेशनल सिक्योरिटी इफेक्ट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 19 में स्टेट को यह पावर दे रखी है कि साहब स्टेट चाहे तो इन फ्रीडम की इस्तेमाल के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, और किस किस ग्राउंड पे, ग्राउंड्स भी, किन ग्राउंड्स पे, जैसे अभी बताऊं मैं डिस्कस दैट कि साहब किन ग्राउंड्स पे, ठीक है, वो भी आर्टिकल 19 में रखा है कि किन ग्राउंड्स पे स्टेट में कि साहब ये प्रॉब्लम ना जाए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए द स्टेट में इंपोज। तो ऐसे कई सारे ग्राउंड दे रखे हैं कि जिन ग्राउंड्स का में ऑन एनी ऑफ दोज ग्राउंड द स्टेट में इंपोज द रेस्ट्रिक्शन on the citizens while they exercise the freedoms given the article number 19। अब आते हैं कौन कौन सी फ्रीडम दे रखी है आर्टिकल 19 में। देखिए, अब बार बोलूं किसके लिए, ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, ये फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है, इन फ्रीडम्स के इस्तेमाल पे गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ऐसा करने की पावर सरकार को आर्टिकल 19 के अंदर ही दे रखी है। नाउ देखिए, नाउ व्हाट आर द फ्रीडम्स। फर्स्ट दैट इज द राइट टू freedom of speech and expression। Right to freedom of speech and expression। Right to freedom of speech and expression क्या मतलब है? देखिए, लोगों को, सिटीजन्स को ये फ्रीडम दी गई है कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है, वेरी वाइड। बोलना भी आ रहा है, जैसे आप कुछ बोल के अपनी बात का, अपने विचार को व्यक्त करना चाहते हैं। कोई न्यूज़पेपर में, कोई मीडिया पर्सन किसी पर्टिकुलर चीज की एनालिसिस, एडिटोरियल, सुनो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल होता है, एनालिसिस करते हैं, क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है? कोई एक फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, क्या वो अपनी आइडियाज को, अपने कंसेप्ट को एक्सप्रेस कर रहा है? एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है, क्या वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है? तो ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, और ये सब चीजें हम करते हैं, कारण क्या है? देश के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 19 में हमें सारे सिटीजन्स को ये फ्रीडम दे रखी है, वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी मैं इसी के ऊपर बताऊंगा। देखिए, आपको अभी मैंने बताया था कि साहब नन ऑफ दिस फ्रीडम, जितने भी ये फ्रीडम्स हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है, और स्टेट इन फ्रीडम्स के इस्तेमाल करने पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, और कुछ ग्राउंड दे रखे, किन किन ग्राउंड्स पे लगा सकता है, वो ग्राउंड्स मैं बताऊंगा। अच्छा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई और फिल्म के थ्रू अपने कुछ आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा है, अगेन एक्सरसाइजिंग दिस फ्रीडम। सुना होगा साहब, पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड को दिखाना पड़ता है। सुना होगा, सेंसर बोर्ड एक बॉडी है, और सेंसर बोर्ड कई बार अगर उसको सर्टिफिकेट, अगर क्लियरेंस ना दे तो फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। तो क्या ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है? अब क्यों लगाई गई?
कि आपकी फिल्म के थ्रू कुछ आप वल्गर चीज तो नहीं दिखा रहे जिससे सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अच्छा, फिल्म के थ्रू कुछ आप ऐसी बात तो नहीं दिखा रहे जिससे लोग ऑफेंस, अच्छा कहीं होता ना, एक धर्म को, एक फिल्म को दिखा इस तरीके से बनाया गया, उसके अंदर स्टोरी इस तरीके से है जिससे कि आपको दो धर्मों के लोगों के बीच में आपस में कॉमनल राइट्स हो जाए। तो अल्टीमेटली आप अपनी जो फिल्म मेकर है, फिल्म के थ्रू आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत चक्कर में आपने लोगों को भड़का दिया, एक कम्युनिटी के लोग को दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट, और उससे दंगे हो गए। तो दोनों एक मतलब इंसाइटमेंट, आप दूसरों को भड़का रहे हैं कि जिससे को ऑफेंस करें, दंगे कर दें, मतलब वो देखा आपके भड़काने की वजह से। तो आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें, बट उसका बैड इफेक्ट सोसाइटी पर आ सकता है, दंगे हो सकते हैं, लोग भड़क सकते हैं, उस फिल्म को रिलीज ही नहीं किया जाएगा, उस फिल्म को सेंसर बोर्ड क्लियरेंस ही नहीं देगा। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज वन एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। हमको पब्लिक प्लेस में कुछ बात बोलते, मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, कहीं पे कोई भाषण दे रहा है, क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? अगर उस भाषण में वो किसी कंट्री अगेंस्ट बहुत उटपटांग बात बोल रहा है, और जो हमारा कोई नेबरिंग कंट्री है और जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके उस भाषण की वजह से फ्रेंडली रिलेशन बिगड़ सकते हैं, क्या आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में रिस्ट्रिक्शन? आप ऐसा नहीं बोल सकते आप पब्लिक प्लेस में इस तरीके से जिससे कि हमारे नेबरिंग का रिलेशन खराब हो जाए, इस ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन जिससे कि रिलेशन खराब ना हो। आप पब्लिक प्लेस पे कुछ बोल रहे हैं एंड आप वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या ये पब्लिक डिसेंसी के अगेंस्ट है? पब्लिक डिसेंसी अगेंस्ट है। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की वजह से, अभी कल ही एक न्यूज आई थी कि साहब किसी ने कोई सोशल मीडिया पे, बैंगलोर की बात है, कल की बात है, ठीक है, बैंगलोर में किसी ने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई पोस्ट डाली जिससे लोग भड़क गए और वहां पे लड़ाई झगड़े हो गए एंड कई लोग मारे भी गए एंड ऑल दैट, मतलब पुलिस वालों पे लोगों ने अटैक कर दिया। तो जिसने वो पोस्ट डाली थी वो कहने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस कर रहा है, बट उससे क्या हुआ, लोग भड़क गए, समाज में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई। इस तरह की चीजें अलाउड नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, रेस्ट्रिक्शन का लॉजिक यही है सिंपल सा। अब वो आपको लिस्ट दे रखी है कि किस किस ग्राउंड पे स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। देखिए, पहला द स्टेट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, सॉवरेंटी, मतलब आपकी फ्रीडम के इस्तेमाल करने से कंट्री की सॉवरेंटी, पता ना, इंडिपेंडेंट कंट्री है, नॉट अफेक्टेड बाय द अदर कंट्री, कंट्री की इंटीग्रिटी भी कोई इफेक्ट ना आ जाए, कंट्री की सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, फॉरेन कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो जाए, डिसेंसी, मतलब वल्गर लैंग्वेज, आप मोरलिटी, कंटेम्प्ट, मतलब आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच में कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। कई बार कोर्ट का कोई फैसला आया, आप कोर्ट के बारे में उटपटांग बोल रहे हैं, यू कैन नॉट, बताओ जुडिशरी है द हाई रेस्पेक्ट एंड आप ऐसा नहीं कर सकते। डिफेमेशन, किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय मिसयूजिंग योर फ्रीडम, ठीक है। इंसाइटमेंट, लोगों को भड़का रहे हैं जिससे कि लोग ऑफेंस, मतलब दंगे करा दिए आपकी स्पीच सुन के या आपकी मूवी देख के लोग दंगे। तो मतलब बेसिकली आइडिया ही, इनमें से किसी भी कारण से, मतलब आपको लगता है कि स्टेट को सब ये प्रॉब्लम हो सकती है, इनमें से किसी भी कारण पे स्टेट आपकी फ्रीडम के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। एंड मैंने अभी सारे एग्जांपल देकर समझाया एंड आई होप सिंपल सी अगर लॉजिक देखें इसके पीछे, कंटेंट तो मैंने बता दिया आर्टिकल 19 क्या कहता है, लॉजिक अगर देखें कि फ्रीडम बोलते ना, फ्रीडम कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर कभी आप इररिस्पॉन्सिबल तरीके से फ्रीडम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे समाज में कोई दिक्कत हो जाए, देश को कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो हमें उस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं दी गई है एंड दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विच मे बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट, विच मे बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट। नाउ नंबर 2, right to assemble, second freedom, right to assemble peacefully and without arms। ये कहीं लोग इकट्ठा होना चाहें लेकिन वो पीसफुली होना चाहिए, कोई वायलेंस इन्वॉल्व और कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन नहीं। सुना वो लोग कई बार धरना देते हैं, कई बोलते हैं साहब इससे घेराव करो, कई लोग के लिए बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हैं मीटिंग्स बुलाई जाती हैं कि अपनी कोई बात रखने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं असेंबल, बट इट शुड बी पीसफुली एंड विदाउट आर्म, विदाउट। लेकिन मान लिया क्या आपकी कहीं पे आप ऐसी जगह असेंबलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से, जैसे होता ना, आप कहीं ट्रैफिक, बिजी ट्रैफिक रोड पे ऊपर आप कर रहे हैं, जगह पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, तो क्या गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑर्डर कर सकते हैं कि साहब इस रोड पे मत कीजिए आप, या आप वर्किंग डेज के दिन मत कीजिए जिससे कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। दिस इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप असेंबल, बट विदाउट आर्म्स, क्योंकि आप जानते हैं भीड़ जब होती है, लोग असेंबल होते हैं, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस होते हैं, और वहां पे अगर आर्म्स हुए तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ सकता है। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए बोला कि सब पीसफुली होना चाहिए, विदाउट इंडल्जिंग। इसलिए बोलते हैं ना, कई बार सुना होगा लोग कैंडल मार्च प्रोटेस्ट निकालते करते, एकदम कर सकते हैं
आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है इन द कंट्री, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन वायलेंस का इस्तेमाल तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से राइट दे रखा, ये अधिकार है, ये फ्रीडम है, आप अपनी बात रख सकते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन ही इट शुड बी विदाउट एनी वायलेंस, पीसफुली होना चाहिए एंड विदाउट एनी आर्म्स। लेकिन अगेन अगर इस फ्रीडम के इस्तेमाल करने से समाज में कुछ प्रॉब्लम, जब तक कोई बिजी रोड पे आप धरना दे रहे हैं और बिजी रोड पूरी ट्रैफिक जैम हो गया, पूरी सिटी के आपकी ट्रैफिक सिचुएशन खराब हो गई, तो हो सकता है कि ट्रैफिक अथॉरिटी ऑर्डर कर सकती है कि साहब इस रोड पे आप नहीं कर सकते, आप किसी और रोड पे कीजिए, या वर्किंग डेज के दिन मत कीजिए जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है, समथिंग दैट। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। नंबर 3, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। आपको यह अधिकार दिया गया कि आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। आपने सुना होगा वर्कर्स की यूनियन होती है, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की यूनियन होती है, कॉलेजेस के अंदर टीचर्स की यूनियन होती है, सुना होगा अलग अलग, ठीक है। आप देखो कई बार सोसाइटी में RW रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, तो मतलब बेसिकली देश का संविधान ये, इसलिए इतने सारे एसोसिएशन यूनियन आपको दे। सुना होगा लोग कई बार अपने अपने अग्रवाल बोलते ना, अलग अलग आपके, ठीक है, वैश्य एसोसिएशन या कम्युनिटी, ठीक है, एंड अग्रवाल कम्युनिटी, ऐसे बहुत सारे आपको देखोगे, ठीक है, लोगों ने बना रखे हैं, ठीक है, जैन कम्युनिटी, ठीक है। तो बेसिकली वो आपको फंडामेंटल, लेकिन अगेन अगर ये एसोसिएशन आप बना के कोई इलीगल एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे हैं तो आपके इसमें बैन हो सकती है, आईओ एसोसिएशन में भी बैन, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू इंडल्ज इन टू इलीगल एक्टिविटी। हाँ, और क्यों अधिकार दे रखा उसका रीजन है। कई बार क्या होता है, आप सही बात भी कर रहे हैं, आप लीगल बात भी कर रहे हैं और अपने जेन्युइन राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप अकेले अपनी बात करते हैं तो कई बार बात नहीं सुनी जाती। तो लॉ बोलता है कि साहब आपने यूनियन बना ली, एसोसिएशन, उसके थ्रू बात कीजिए, तो क्या आपकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी एंड बात को ज्यादा ध्यान दिया गया, इसलिए अधिकार दिया गया। बट अगेन दिस राइट इज टू बी यूज, नॉट टू मिस यूज। तो आप इलीगल पर्पज के लिए ऑब्वियसली वो एसोसिएशन बैन ही हो जाएगी, एंड अगर आप गलत पर्पज के लिए आपने एसोसिएशन बना रखी है, अदरवाइज बना सकते हैं। और हर जगह में एसोसिएशन यूनियन नजर आती है, हर ट्रेडर्स एसोसिएशन सुना होगा, कई जगह ट्रेडर्स एसोसिएशन होती है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वर्कर्स यूनियन होती है। ये सब आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम उसका इस्तेमाल करके बनाई गई है। बट अगेन अगर कहीं लगता है कि आप इलीगल कामों के लिए ऐसा कर रहे हैं, देन रेस्ट्रिक्शंस में भी इम्पोज, इवन बैन हो सकती है, तो वो यूनियन पे बैन लगाया जाता है कि ये यूनियन काम नहीं कर सकती। नंबर 4, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे कंट्री के अंदर आप फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं भी। आप देख लीजिए प्रैक्टिकली, अच्छा विद इन द कंट्री कहीं हमें आने जाने के लिए कोई परमिशन, लाइसेंस या पासपोर्ट चाहिए? नो, फ्रीली, एंड दैट इज द फ्रीडम, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप पूरे कंट्री में किसी भी हिस्से में जाके रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो जाते हैं। अगर लोग होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी विद इन द सेम कंट्री, कई बार जॉब ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, तो आपको ट्रांसफर हो गया, जॉब दूसरी जगह लग गई। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग जॉब चेंज कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब में तो आप जानते हैं ट्रांसफर होते रहते हैं। तो यही तो राइट टू रिसाइड, पूरे कंट्री के किसी भी हिस्से में आप जाके रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। द लास्ट वन इज दैट इज द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन। कि आपका ये अधिकार है कि आप कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कैरी ऑन करना, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, आपकी फ्रीडम है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये 6 फ्रीडम में से कोई फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है और सभी फ्रीडम के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा बोले कि साहब मैं किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ऑडिट करना चाहता हूं, और बंदा चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है बाय क्वालिफिकेशन, कर सकता है? नो। इसका मतलब क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ ये प्रोफेशन करने के लिए टू बिकम द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी यू नीड टू हैव अ क्वालिफिकेशन ऑफ CA। अगर आपको क्वालिफिकेशन ही आप, इसका एक रिस्ट्रिक्शन होगा नहीं साहब, ये क्वालिफिकेशन तभी आप ये काम कर सकते हैं। कई बार गवर्नमेंट ऐसा करती है कि पर्टिकुलर बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर लेती है कि साहब ये काम खाली हम ही करेंगे, उसके लिए एक गवर्नमेंट बॉडी बना ली एंड कोई और नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया LIC था, अब तो LIC आज भी है, बट अब LIC की मोनोपोली नहीं है। आज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन किसी जमाने में LIC वाज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन डूइंग द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। गवर्नमेंट किसी और को परमिट नहीं करती थी। तो कैसे थे, जब आप किसी को परमिट, एक तरफ मोनोपोली क्रिएट हो गई, नहीं सब इंश्योरेंस बिजनेस ओनली LIC, तो इसका और किसी को अलाउड ही नहीं है। इस तरह की ये भी रेस्ट्रिक्शन है कि गवर्नमेंट अपने फेवर में मोनोपोली भी क्रिएट कर सकती है। इस रेस्ट्रिक्शन एग्जांपल है। अगर गवर्नमेंट अपने फेवर में मोनोपोली क्रिएट कर ली किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, फिर वो बिजनेस कोई भी सिटीजन नहीं कर सकता। जब गवर्नमेंट ने मोनोपोली की, गवर्नमेंट किसी को अलाउ नहीं करे, तो इस तरह की चीजें हो सकती है। क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट है।
तो इस तरीके से, तो इसका मतलब हर एक सिटीजन को अधिकार है कि आप कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस करना चाहें, कोई भी ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन आप करना चाहें, आपको फ्रीडम। बट स्टेट इस फ्रीडम के ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे क्वालिफिकेशन का एग्जांपल दिया, स्टेट जब अगर अपने फेवर मोनोपोली क्रिएट कर लेता है, इसका मतलब क्या है, औरों को बिजनेस करना अलाउड ही नहीं है, क्या वो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? इस तरह की चीजें, एंड देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। इस जो 6 फ्रीडम, वैसे मैंने 6 के 6 सारी बात बता दी आर्टिकल 90। इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं आपको। देखिए पहली बात, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गिवन? 6। टू फॉर होम? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट। इन 6 में फर्स्ट एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट वन, एंड द लास्ट वन राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन। वैसे तो सारी सारी मैंने बताई है, बट फर्स्ट एंड लास्ट ज्यादा। और इन फ्रीडम पे सर्टेन ग्राउंड्स पे स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। नॉन ऑफ दिस फ्रीडम्स आर एब्सोल्यूट। वो कौन से ग्राउंड्स है, ग्राउंड्स भी डिस्कस किए मैंने बताया कि किन किन ग्राउंड पे स्टेट में इम्पोज reasonable restriction on the enjoyment of these freedoms given the Article 19 for the citizens of India. तो इसके साथ में आर्टिकल 19 कंप्लीट कर दिया, दैट इज द 6 freedoms to the citizens of India. उसमें फर्स्ट एंड लास्ट वर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल 20 हम ब्रीफली लेंगे, आपके वैसे सिलेबस में है ही नहीं, बट फिर भी मैं ब्रीफली बता देता हूं। आर्टिकल 20 के अंदर 3 राइट्स दे रखे हैं। थ्री राइट्स, एंड इट इज फॉर सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, दोनों के लिए। सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए, दोनों के लिए। जो आर्टिकल 19 ओनली फॉर सिटीजन, यहां दोनों के लिए। और 3 राइट्स कौन कौन से? पहला है, ये थोड़े टेक्निकल टर्म, इसका मतलब मैं बता दूंगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, देखिए क्या चीज है। पहले इस टर्म का मतलब समझिए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस? इसका मतलब है लॉस हैविंग द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब बैक डेट से। वो सुना हो रेट्रो वर्ड जो था, मतलब बैक डेट, पुराने, मतलब पुरानी जो था, रेट्रो डांस, रेट्रो सॉन्ग्स, ठीक है, तो पुरानी। लॉज हैविंग द रेट्रोस्पेक्टिव, एक्सपोस्ट टू मतलब लॉज कैसे, इसका मैंने खाली इस एक्सप्रेशन बताता है, ये टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब होता है लॉज, कैसे लॉज, जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या, देखिए मान लिया कोई लॉ, ये एक टाइमलाइन है, मान लिया कोई लॉ यहां बना, ये टाइमलाइन है, लेकिन इसका इफेक्ट मैंने बैक डेट से दे दिया कि साहब यहां से इफेक्टिव और यहां से लॉ लागू हो गया। तो ऐसे लॉ को बोलते हैं लॉज हैविंग द रेट्रोस्पेक्ट, मतलब बैक डेट से इफेक्ट हो गया। ये टाइमलाइन है, इसका था इधर हम टाइम में बढ़ रहे हैं, इधर घट रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो लॉ बना यहां पे लेकिन बैक डेट से इफेक्टिव हो गया। तो ऐसे लॉज को बोलते हैं लॉज हैविंग द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और उसके लिए टेक्निकल टर्म है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। अच्छा, जब ऐसे लॉ अगर बनते हैं तो क्या कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होगी? कैसे परेशानी होगी मैं समझाता हूं। मान लिया किसी पर्सन ए ने यहां कोई एक्ट किया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और उस समय जो लॉज हमारे कंट्री के, उसके हिसाब से ए ने जो किया वो कोई ऑफेंस नहीं है। ए ने जो भी एक्ट किया वो कोई ऑफेंस नहीं है एज पर द लॉ ऑन दैट डेट, इस डेट को जो लॉ है। बाद में हमने यहां कोई लॉ बनाया, उस लॉ के हिसाब से इस तरह के एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया कि ऐसी चीज करना अलाउड नहीं है, और उसका इफेक्ट हमने यहां से डाल दिया। हमने यहां एक लॉ बनाया और उस लॉ के थ्रू हमने ए ने जो एक्ट किया था, जो काम किया था, उस तरह के एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया कि साहब ये अलाउड नहीं है, ऑफेंस है, और इसके लिए सजा भी होगी। और उसका इफेक्ट हमने बैक डेट से दे दिया कि साहब इस डेट से ये इफेक्टिव है, इस डेट से जिसने भी वो एक्ट किए हैं
उस ऑफेंस मानी जाएंगे। तो देखा जाए ए भी ऑफेंडर हो गया और ए को भी सजा होगी, लेकिन डोंट यू थिंक लॉजिकली गलत है? तो भैया ए को सपना आ रहा था कि फ्यूचर में कोई लॉ बन जाएगा और फ्यूचर में वो लॉ जो आज मेरा एक्ट जो आज के लॉ के हिसाब से ऑफेंस नहीं है वो फ्यूचर में लॉ बनेगा, उसके हिसाब ऑफेंस हो जाएगा। डोंट यू थिंक ये तो ए भी मारा जाएगा और ए को भी सजा होगी? तो देखा जाए तो इनजस्टिस है। तो ये ऐसे इनजस्टिस को बचाने के लिए आर्टिकल 20 में पहला क्या दे रखा है? प्रोटेक्शन। मतलब ये बोल रहा है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब प्रोटेक्शन का मतलब है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं बन सकते, वो बनने से आपको तकलीफ होगी, मतलब एक्स पोस्ट लॉ बनाना अलाउड नहीं है। देखिए आपके लेवल पे मोटी मोटी बात करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बन सकते हैं, बट आपके लेवल पे इतना ही जनरली एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्रिमिनल लॉ नहीं बन सकते, जहां सजा वगैरह जेल वेल होती है वो बैकडेट्स। तो ये प्रोटेक्शन का मतलब ये आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 यही कहता है कि बैकडेट से लॉ, मतलब कोई लॉ आज बना के उसका इफेक्ट बैकडेट से दे दें और बैकडेट से लोगों को पनिश करें, ये अलाउड नहीं है। तो ये अलाउड नहीं, ऐसा लॉ बनाना अलाउड नहीं है। तो ऐसा लॉ नहीं बनाना अलाउड नहीं, इसका मतलब क्या है? वी आर गिविंग द प्रोटेक्शन, क्योंकि ऐसा लॉ बनेगा तो लोगों को परेशानी होगी और ऐसा लॉ बनाना अलाउड नहीं। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 में ये लिखा हुआ है। तो मतलब ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? वी आर गिविंग द प्रोटेक्शन, वी आर गिविंग द प्रोटेक्शन एंड दैट इज ऑल्सो फ्रीडम, कि जिससे आपको परेशानी ना हो। तो इसलिए बैकडेट से एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जनरली लॉ नहीं बनते, एक्सेप्शंस आती है, जनरली लॉ नहीं बनते, एंड जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो, एंड दैट इज काइंड ऑफ फ्रीडम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। ठीक है, आपके लेवल पे देखिए हर चीज का एक लेवल होता है। अभी आप 12th पास करके आए हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में अन्ना आपका सिलेबस का पार्ट है। हाँ, यही सब चीजें आप नेक्स्ट लेवल पे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन में तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। देखिए दूसरी बात आर्टिकल 20 में क्या दे रखी है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल जियोपार्डी, ये देखिए क्या चीज। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है पनिशमेंट अगेन एंड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। किसी ने एक ऑफेंस किया, उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट अगेन एंड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, मतलब एक ऑफेंस किसी ने किया उसके लिए बार बार उसको हम सजा दे रहे हैं, दैट इज डबल जियोपार्डी। क्या गलत नहीं है? अगर ए ने एक ऑफेंस किया तो उस ऑफेंस के लिए एक बार उसको सजा मिल गई, अब ए को उसी ऑफेंस के लिए दोबारा सजा दे रहे हैं 3 बार, ये गलत है ना? ए के साथ इनजस्टिस है। तो ये तो मैंने खाली डबल जियोपार्डी का मतलब बताया, ये टेक्निकल टर्म्स है। प्रोटेक्शन तो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस के लिए कोई बंदा एक बार से ज्यादा पनिश नहीं होगा। इसका ऐसा करके हम उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम इसे फ्रीडम की से गलत ना हो, क्योंकि अगर एक ही डबल जियोपार्डी का मतलब है कि सर एक ही ऑफेंस के लिए बार बार सजा देना, 2 ट्वाइस थ्राइस, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 अलाउ नहीं कर रहा है, मना कर रहा है कि साहब कोई भी बंदे को नो पर्सन शैल बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ऑफेंस के लिए उसने जो किया है एक बार सजा मिल गई, उसके लिए बार बार उसको सजा नहीं दे सकते। दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2। एंड उसको इसका एक बात, मैं अगर आपने एक मूवी देखी है बहुत पुरानी अमिताभ बच्चन की, अंधा कानून, एंड आई थिंक आप लोग काफी अभी न्यू जनरेशन के बच्चे हैं तो आप लोगों को शायद पता नहीं हुआ, लेकिन बहुत पुरानी मूवी है अमिताभ बच्चन की, बहुत फेमस मूवी है। उसमें एक सीन दिखाते हैं कि साहब एक सिचुएशन दिखाते हैं, अमिताभ बच्चन के ऊपर एक चार्ज लग जाता है, इन दैट मूवी ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, कि साहब किसी का उसने मर्डर कर दिया, उसको सजा भी होती है, लेकिन उसका मर्डर हुआ नहीं था, उसको जबरदस्ती फंसा दिया जाता है एंड उसको सजा भी हो जाती है। जब उसकी सजा पूरी हो जाती है उसके बाद कहीं अमिताभ बच्चन को बंदा नजर आ जाता है जिसकी मर्डर के लिए उसको सजा हो चुकी है, उसको फंसाया गया था। तो बाद में अमिताभ बच्चन उस बंदे का मर्डर कोर्ट में, मतलब उसके पीछे भागता है, वो बंदा भागते हुए दिखाते हैं कोर्ट में पहुंच गया, वो तो फिल्म में तो आप दिखाते हैं उस तरीके से, और कोर्ट में जज के सामने अमिताभ बच्चन उसका मर्डर करता है। तो जज उसको बोलता है बेसिकली इसको अरेस्ट कर लिया जाए, पुलिस को बोलता है,
लेकिन अमिताभ बच्चन बोलता है कि साहब मैं इस मर्डर के लिए ऑलरेडी सजा भुगत चुका हूं। मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि उसके अंदर उस पर्टिकुलर फिल्म की जो स्क्रिप्ट है दैट इज इंस्पायर्ड बाय दिस कंसेप्ट कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। डबल जीओपार्डी अलाउड नहीं है, एंड डबल जीओपार्डी का मतलब मल्टीपल टाइम पनिश करना एक, लेकिन ये अलाउड नहीं है। आर्टिकल प्रोटेक्ट कर रहा है कि साहब आपको डबल जीओपार्डी नहीं कर सकते, एक ही ऑफेंस के लिए बार बार सजा नहीं दे सकते। अच्छा एक बात और, यहां पर सेम ऑफेंस का तो सेम ऑफेंस है, सेम काइंड नहीं है। सेम ऑफेंस और सेम काइंड ऑफेंस में बहुत फर्क है। एक बार क्या हुआ, मैं सेम चीज पढ़ा रहा था, ये जो भी अभी डिस्कस कर रहा हूं, तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि साहब ए ने मान लिया बी का मर्डर कर दिया और उसके लिए ए को सजा हो गई, मान लिया उसको 10 साल की सजा हो गई। अब वो ए कितने ही मर्डर करे तो सब उसको सजा नहीं होगी। अरे ये मतलब नहीं भाई, ठीक है, ये तो सेम काइंड उसने कर दिया। मर्डर ऑफेंस के लिए सेम ऑफेंस, बी के मर्डर के लिए, ठीक है, बी के मर्डर के लिए ए को सजा हो चुकी, अब बी के मर्डर के लिए ए को दोबारा सजा नहीं होगी। लेकिन किसी सी का मर्डर करे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए को फिर सजा होगी। इसका सेम काइंड नहीं है। अब जो जरा सा ध्यान नहीं दो, आपने सेम ऑफेंस को सेम काइंड बना दिया तो मीनिंग ही बदल गया। ठीक है, अगर ऐसा होने लग जाए कि साहब सेम काइंड के लिए बार बार सजा नहीं होगी, फिर तो क्या हो, किसी को एक बार मर्डर की सजा हो गई, फिर तो हाथ में AK-47 लेके चलेगा, किसी से भी झगड़ा हुआ उसको AK-47 दाग देगा, क्यों, उसको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सेम काइंड। बट ऐसा नहीं है, सेम ऑफेंस के लिए जैसा बी के मर्डर के लिए को सजा होगी, अब बी के मर्डर के लिए को दोबारा सजा नहीं होगी, लेकिन किसी और का मर्डर ये करेगा तो ऑब्वियसली दोबारा सजा होगी। ठीक है, सेम काइंड नहीं, इज सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस के लिए आप बार बार किसी को पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब किसी को अपने खिलाफ, कोई अपने खिलाफ ही कुछ कहे। तो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ये प्रोटेक्शन देता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, किसी को कंपेल नहीं किया जाता टू से एनीथिंग अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि आप अपने खिलाफ ही कुछ बोलें, अपने खिलाफ ही गवाही दें, ये कोई भी आपको कंपेल नहीं कर सकता, कोई भी कंपेल नहीं करता। हाँ अपनी बंस, अच्छा आपने एक टर्म सुना कन्फेशन। कन्फेशन, कन्फेशन में क्या होता है, हम कुछ एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलत काम किया, या हमने गलत किया, या हमने इलीगल किया, दैट इज कन्फेशन। तो इसलिए आगे एक लॉ भी आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे नेक्स्ट लेवल पे, इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड उस लॉ के अंदर पढ़ोगे कि कन्फेशन जो होता है, कन्फेशन हैज टू वॉलंटरी, मतलब अगर कन्फेशन में भी तो कोई बंदा अपने खिलाफ ही कुछ बोला कि मैंने गलत काम किया, मेरे से गलती हुई, तो वो भी तो अपने खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन वो वहां भी पढ़ते हैं कि सब कन्फेशन वॉलंटरी होना चाहिए, कोई दबाव डाल के आपसे कन्फेशन करा था वो इनवैलिड है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अब क्या ये बात इससे लिंक है, ये बोला नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, पता है कॉन्स्टिट्यूशन द मदर ऑफ ऑल लॉज, ये बोला नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, कोई बंदे को कंपेल किस बात के लिए, कि वो अपने खिलाफ ही कुछ कहे, इसके लिए आप कंपेल नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। ठीक है, एंड यही सेम एग्जैक्टली वही बात कि जब अपने खिलाफ आप कुछ कहते हैं कि साहब मेरे से गलती हुई, ठीक है, कन्फेशन कर रहे हैं, तो वहां बोला कन्फेशन वॉलंटरी होना चाहिए, किसी दबाव में, किसी कंपल्शन में कन्फेशन अलाउड नहीं है। अगर किसी ने दबाव में आके कन्फेशन करवाया है, उस कन्फेशन की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो 3 तरह के यहाँ फ्रीडम हो गए टू ऑल द सिटीजन एज वेल नॉन सिटीजन अंडर आर्टिकल 20। कौन कौन से? 1 प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कोई बैक डेट से लॉ नहीं बन सकते, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। नंबर 2 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओपार्डी, किसी को भी एक ही ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए बार बार सजा नहीं हो सकती। नंबर 3 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी को अपने ही खिलाफ कहने के लिए, अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए आप कंपेल नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से करना चाहे कर सकता है, लेकिन आप उसे कंपेल फोर्स नहीं कर सकते। तो ये 3 तरह की चीजें रखी है आर्टिकल 20 में फॉर ऑल द पर्सन वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 21 इसकी हेडिंग है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हेडिंग है आर्टिकल 21 की। इट्स ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21। एंड ये एग्जैक्टली क्या कहता है देखिए, नो पर्सन
shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. No person will be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. ये क्या मतलब है? इस सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. यहां तक एक ले लेते हैं. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, इसको बोलते हैं अ पर्सन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड. नो को हम यहां ले आते हैं. अ पर्सन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड किससे? ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. A person shall not be deprived of his life and personal liberty. एक पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव नहीं किया जा सकता. A person cannot be deprived of his life and personal liberty. एक ही बात है. Except, अब इसका तो आगे क्या लिखा हुआ? इसका तो चलता है however a person may be deprived of his life and personal liberty in accordance with the procedure established by law. कि लॉ में जो तरीका दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली एक बंदे को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से आपको डिप्राइव किया जा सकता है. ये मतलब हुआ. इट मीन जनरली अ पर्सन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. जनरली उसकी लाइफ और पर्सनल आप डिप्राइव नहीं कर सकते. ही कैन नॉट, मतलब हिंदी में वंचित नहीं कर सकते. हाउएवर ही मे बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. में जो प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंगली आप, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अगर कोई पर्सन है ए और पुलिस को अगर उसके ऊपर डाउट है कि साहब उसने कोई ऑफेंस किया एंड उस ग्राउंड पे पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके पुलिस लॉकअप में रख लिया इंट्रोगेशन, पूछताछ करने के लिए, कि जब तक वो पुलिस लॉकअप में है तो मैं क्या कह सकता हूं कि साहब उसकी पर्सनल लिबर्टी इफेक्ट हो रही. ऑब्वियसली पर्सनल लिबर्टी, उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई, वो पुलिस कस्टडी में एंड ऑल दैट. लेकिन पुलिस को, जब मैं पुलिस ऑफिसर ने ऐसा किया तो पुलिस को ऐसा करने की पावर लॉ में है और जिस ग्राउंड्स पे कर रहा है उस ग्राउंड्स पे लॉ में दे रखा है. इसका तो क्या, वहां पे दैट पर्सन ए हैज दैट पर्सन पर्सनल लिबर्टी, ए पर्सनल लिबर्टी, ही हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी बाय द पुलिस ऑफिसर इन अकॉर्डिंग विद द लॉ. तो वही बात ये भी बोल रहा है कि सब जनरली एक बंदे को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव नहीं कर, लेकिन लॉ में कोई तरीका दे रखा है, कोई प्रोसीजर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग तो वो पॉसिबल है वो. बट अदरवाइज जनरली अ पर्सन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. नाउ दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर. हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. अ पर्सन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड ही शैल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी. तो यह लाइफ वर्ड का मतलब क्या है एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है? ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं. What is the meaning of the term life and what is the meaning of the term personal liberty? We need to understand. देखिए दोनों टर्म आर्टिकल 21 में यूज हुए हैं, बट इन दोनों टर्म की डेफिनेशन नहीं दे रखी है. इसलिए विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ डिसाइडेड केसेस. कोर्ट्स ने अलग अलग केसेस में इन टर्म्स को इंटरप्रेट किया है कि लाइफ का मतलब क्या है, पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है, और वो हमको समझने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिसाइडेड केसेस कि साहब क्या मतलब है. देखिए जैसे इन वन ऑफ द केसेस, एक्चुअली क्या है, फिर वही बात, आपकी सिलेबस अभी क्योंकि बेसिक लेवल है तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, ना आपका सिलेबस है ना आप समझ पाएंगे. इसलिए हम एक ब्रॉड बात करेंगे, यही सब चीजें, और आगे लेवल पे बहुत डिटेल में बात होगी. देखिए जैसे एक केस में कहा गया, जो लाइफ वर्ड आ रहा है इन आर्टिकल 21, इसके अंदर इट इंक्लूड्स डूइंग दोज थिंग्स which can make the life of a person more meaningful. मतलब वो चीजें करना जिससे किसी की लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल हो जाए. ये केस में देखा ना, फिलिप्स एल्फ्रेड माल्विन वर्सेस वाइजे गोंजाल्विस, इस केस में डिसाइड हुआ था. जैसे हुआ क्या था इस केस में, देयर वाज अ कपल
एंड इट वाज अ चाइल्डलेस कपल, बच्चे नहीं थे उनके, चाइल्डलेस कपल, और वो कोई बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे। अच्छा, आप जानते हैं एडॉप्शन के लॉज होते हैं, वो लॉज के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी उनको कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, रोक रहा था कि वो अडॉप्ट ना कर पाए। मतलब वो लॉ के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर, सब कुछ एज पर लॉ कर रहे थे, बट फिर भी कोई हर्डल क्रिएट कर रहा था। अब एक चाइल्डलेस कपल जब किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं, दे आर डूइंग एन एक्ट। क्या वो एक्ट उनके लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना दे? ऑब्वियसली, बोलते हैं ना लोग, बोलते थे वो बच्चे के आने से आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। इट मीन्स व्हेन दे आर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, दे आर डूइंग एन एक्ट, एंड बाय डूइंग दैट एक्ट दे आर ट्राइंग टू मेक देयर लाइफ मोर मीनिंगफुल। लेकिन कोई अगर इस तरह के एक्ट को करने में रोकता है, आपको अडॉप्ट नहीं करने देता है, या कोई हर्डल क्रिएट करता है, तो कह सकते हैं वो आपकी राइट टू लाइफ, जो आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट दे रखा है, क्या वो आपको डिप्राइव कर रहा है? यू आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ योर राइट टू लाइफ। व्हाई? बिकॉज द टर्म लाइफ इंक्लूड्स डूइंग दोज थिंग, वो चीजें जिससे कि लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल हो जाए, वो चीजें लाइफ टर्म में इंक्लूडेड है, ये इस केस में डिसाइड हुआ। इसका मतलब इस केस में कहा गया, अगर उन चाइल्डलेस कपल को जबरदस्ती रोक रहा है फ्रॉम अडॉप्टिंग द चाइल्ड, इन दैट केस ये कहा जाएगा कि दैट कपल इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज लाइफ इंक्लूड्स डूइंग दोज थिंग्स व्हिच कैन मेक द लाइफ ऑफ अ पर्सन मोर मीनिंगफुल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये क्या है? लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, इस पे बहुत केस डिसाइड हो रखे हैं इसके, और अलग अलग केस में अलग अलग बात कही कि लाइफ में ये भी इंक्लूड होगा, पर्सनल लिबर्टी में ये भी इंक्लूड होगा। एंड एज ए रिजल्ट हम कहते हैं, अच्छा, जितनी नई नई चीजें आप, जितने नए नए राइट्स लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूड करते जा रहे हैं, क्या एज ए रिजल्ट आर्टिकल 21 का स्कोप वाइड होता है, मतलब मोर राइट्स आर कवर्ड इन आर्टिकल 21। इससे ये भी बोलते हैं कि आर्टिकल 21 का स्कोप डे बाय डे वाइडन हो रहा है। स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ये वाइड होता जा रहा है, यहां ज्यादा चीजें कवर, कोई अलग अलग केसेस में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन आपके हम इतने ज्यादा केस डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और आपको बहुत सारे केसेस हैं जहां पे, जैसे एक और केस, ये तो लाइफ क्या था, पर्सनल लिबर्टी। एक केस में सतवंत सिंह साहनी वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, इस केस में कहा गया द टर्म पर्सनल लिबर्टी अपीयरिंग इन आर्टिकल 21, इट इंक्लूड्स, दिस टर्म इंक्लूड्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, इंडिया से बाहर जाना, यह अधिकार पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। अच्छा, एक्चुअली किसी बंदे को इंडिया से बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, क्या उसके लिए पासपोर्ट इसेंशियल डॉक्यूमेंट है? बिना पासपोर्ट आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। अगर मान लिया कोई पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई करता है और बिना कोई रीजनेबल रीजन के, हाँ, पासपोर्ट के लिए जब बनवाने के लिए अप्लाई करें उसके नॉर्म्स होते हैं, कुछ पेपर वर्क होता है, आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मान लिया सब कुछ ओके है, फिर भी पासपोर्ट ऑफिसर अगर आपका पासपोर्ट बनाने से मना कर रहा है, इट मीन्स आप बाहर नहीं जा सकते, यू आर बीइंग डिनाइड टू ट्रेवल अब्रॉड एंड पासपोर्ट नहीं बन पा रहा, और आपके कोई वैलिड रीजन नहीं है, सामने पास क्यों मना कर रहा है, फिर भी मना कर रहा है। होता ना, कई बार गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे केस में उस बंदे ने क्या किया, ये सतवंत सिंह साहनी बंदा था, इसने अप्लाई किया था, पासपोर्ट ऑफिसर मना कर दिया, कोई रीजन नहीं था, तो उसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाया। तो उसने चैलेंज कर दिया कि सर ये मेरी पर्सनल लिबर्टी इफेक्ट हो रही है, आर्टिकल 21 का फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सही बोल रहा है, पर्सनल लिबर्टी में राइट टू ट्रेवल अब्रॉड भी कवर होगा, एंड इसके लिए पासपोर्ट जरूरी है। तो पासपोर्ट जो मना कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन बाय पासपोर्ट ऑफिसर, इट मीन्स दैट पासपोर्ट ऑफिसर हैज डिप्राइव्ड मिस्टर सतवंत सिंह साहनी फ्रॉम हिज फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी गिवन द आर्टिकल 21। एंड इस केस में कहा गया कि साहब ये भी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। अभी मैंने बताया साहब, पर्सनल लिबर्टी के स्पेशली लाइफ से ज्यादा जो दो टर्म आर्टिकल 21 में, एक लाइफ, एक पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी की जो इंटरप्रिटेशन है अलग अलग केसेस में अलग अलग आपको राइट्स, ये भी राइट कवर कर दिया। जैसे कुछ केसेस में कहा गया पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट, कि आप स्वच्छ वातावरण मिले, ये भी पर्सनल लिबर्टी है। अगर आपको स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा, इसका आपकी पर्सनल लिबर्टी इफेक्ट हो रही है, आर्टिकल 21 का फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहा है। या एक केस में कहा गया पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू नो, जानने का अधिकार। आपने एक लॉ नाम सुना, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अच्छा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो बना था वो आपको राइट टू नो के बेसिस पे ही है। वो लॉ आपको इन्फॉर्मेशन ही देने का तो राइट आपको देता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आपको जानने का अधिकार है, तो राइट टू नो वही पर्सनल लिबर्टी के अंदर इंक्लूड है। राइट टू बेल, अच्छा कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया,
आप कोर्ट में अप्लाई करते हैं, आपको बेल मिलनी है। कुछ केसेस में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, आपको बेल ग्रांट करे, कुछ केसेस में आपको अप्लाई करें जरूर मिलेगी। अलग अलग टाइप ऑफेंस आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में। आप अगर आपका बेल का अधिकार है और आपको मना किया जा रहा है, इसका मतलब इट इज अफेक्टिंग योर पर्सनल लिबर्टी। तो इसका मतलब बहुत सारे डिसाइडेड केसेस हैं रिगार्डिंग द पर्सनल लिबर्टी, और अलग अलग केस में अलग अलग राइट्स कवर कर, सब ये भी पर्सनल लिबर्टी माना जाएगा, ये राइट भी पर्सनल लिबर्टी माना जाएगा। इसका डे बाय डे नए नए राइट्स कवर होते जा रहे हैं अंडर द टर्म पर्सनल लिबर्टी, और उसकी वजह से हम कह सकते हैं आर्टिकल 21 का जो स्कोप है वो डे बाय डे वाइड होता जा रहा है, क्योंकि मोर राइट्स आर बीइंग कवर्ड एंड दैट्स व्हाई स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 इज गेटिंग वाइडर एंड वाइडर डे बाय डे। जैसे अभी कुछ दिन पहले अखबारों में काफी चर्चा थी, जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है, डिसाइड होने वाला है, कि राइट टू प्राइवेसी क्या ये भी आपको फंडामेंटल राइट है क्या, और वो इसी के ऊपर है कि कहां कवर करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है इसी पे कि चाहे वो पर्सनल लिबर्टी का पार्ट, लेकिन आपको जानते हैं आज का बड़ा इशू है कि आज के दिन खुद लोग चल के अपनी प्राइवेसी लूज कर रहे हैं थ्रू द सोशल मीडिया। अच्छा, कई बार देखो लोग अपने प्राइवेट मोमेंट्स फैमिली के साथ कहीं घूमने गए, उसकी पिक्चर आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो डोंट यू थिंक चल के लोग अपनी प्राइवेसी लूज कर रहे हैं। तो इसलिए बड़े इस पे आज के दिन केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, वो भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के पर्सनल लिबर्टी में कवर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर भी चर्चा चल रही। लेट्स सी व्हाट इज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं लॉ को बहुत प्रैक्टिकल ढंग से, ये नहीं किताब लाइन पढ़ ली है, ठीक है, इट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल लाइफ में सबका, मतलब लॉ इज वेरी प्रैक्टिकल। हमारी जिंदगी के हर पहलू लॉ से गवर्न होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने बताया ना, मदर ऑफ ऑल लॉज। कुछ भी देश में हो रहा है, अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन आप रिलेट कर सकते हैं। एनीवे, तो इसके बाद हमने आर्टिकल 21 कंप्लीट कर लिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ आई मूव ऑन टू मैंने था आर्टिकल 19, 20 राइट टू फ्रीडम है, 19, 20, 21, 22 में बताऊंगा वो ब्रीफली आपको, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक आर्टिकल 21A जो अमेंडमेंट ऐड हुआ, नंबर आर्टिकल, देखिए नंबरिंग से पता लगता है एक्चुअली आर्टिकल 21 और 22 के बीच में एक नया आर्टिकल 21 है। ये नंबरिंग ऐसे इसलिए करते हैं जिससे कि आगे की नंबरिंग इफेक्ट ना हो। अच्छा, जो 21A है उसको अगर हम 22 नंबरिंग कर देते तो 22 जो पहले था वो 23 होता, तो बड़ी मुश्किल होती, सारे आर्टिकल के नंबर बदल जाते। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से नंबरिंग ऐसे किए थे। 21 और 22 के बीच में एक नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ बाय अमेंडमेंट, एंड आर्टिकल नंबर 21A, देखिए ये क्या है। आर्टिकल 21 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, को मार्क कर लीजिएगा। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड, द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री भी और मैंडेटरी सबके लिए एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। जो बच्चे 6 साल से 14 साल के बीच के बच्चे हैं, 6 years to 14 ईयर, इनके लिए एजुकेशन कंपल्सरी है और गवर्नमेंट की ड्यूटी उनको फ्री प्रोवाइड करे। और कैसे प्रोवाइड करे, इन सच मैनर द स्टेट में डिटरमाइन बाय लॉ, वो लॉ बना के ना उसको स्टेट डिटरमाइन करना है कैसे आपको, ठीक है। लेकिन ये आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, RT एक्ट 2009, शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, बट फुल इसका नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, शॉर्ट में बोलते हैं RT एक्ट। तो आर्टिकल 21 ने बोलता है ये फ्री एंड कंपल्सरी को प्रोवाइड करनी है टू द चिल्ड्रन ऑफ दिस एज, एंड उसके लिए स्टेट किसी लॉ के थ्रू प्रिस्क्राइब कैसे करना है। तो उसके लिए स्टेट ने एक लॉ कौन सा बनवाया, उस लॉ का नाम क्या, RT एक्ट, शॉर्ट में पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। RT एक्ट शॉर्ट बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। एंड इसके थ्रू इसका तो जो बच्चे खुद एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उनको फ्री, इस कहते हैं यहां से एलिमेंट्री नॉर्मली फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है और 14 ईयर्स में नॉर्मली 8th क्लास, तो फर्स्ट से 8th क्लास मतलब इस पीरियड की जो क्लासेस हैं ये सब, मतलब हम बेसिक एजुकेशन तो आपकी हो, आप हायर ना पढ़े, इतना तो पढ़ें कि आप लिटरेट कहला सकते, दैट्स आइडिया। एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एंड अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो सरकार की ड्यूटी उनको फ्री प्रोवाइड करें। एंड ये आर्टिकल 20 ये भी फंडामेंटल है, इसको राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के थ्रू मैंडेटरी कर दिया, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज कर दिया है, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपल्सरी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस एज
एंड इस आर्टिकल 21A में जो बात कही गई उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, बता ना कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लॉ है, फिर उसके डिटेल के लिए अलग अलग एक्ट्स बनते हैं। यहाँ पे कौन सा एक्ट बना है? आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट ना 2009, जिसके थ्रू इस आर्टिकल 21A में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसको इंप्लीमेंट। मैं इसमें एक प्रैक्टिकल बात और ऐड करना चाहूंगा। आपने सुना होगा कि रिसेंटली कुछ सालों से जितने भी इवन प्राइवेट स्कूल्स में हैं उनमें भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कुछ सीट्स आपको गरीब बच्चों के लिए अलग से रखनी है एंड उनसे फीस चार्ज नहीं करनी, वही फ्री एजुकेशन। इसी की वजह से आपको एक्चुअली बोला कि साहब ठीक है आप बाकी बच्चों से फीस लीजिए, लेकिन कुछ सीट्स आपको जितने बच्चे उसमें 10% 15 भी आपको नॉर्म्स हैं उसके हिसाब आरटी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। एंड सुना होगा आपने वो ये सब इसी से रिलेटेड है कि आपको जिससे कि क्या होगा वो स्कूल्स आपको फ्री एजुकेशन, हर स्कूल थोड़े थोड़े बच्चे जो नीडी बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन खुद अफोर्ड नहीं कर, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री में, उसके लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स में मैंडेटरी कर दिया है कि आपको कुछ सीट्स गरीब बच्चों के लिए, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन सोसाइटी है उनके लिए मैंडेटरी है कि आपको रखना है सो दैट दे गेट द फ्री एजुकेशन। एंड ये सब इसी से रिलेटेड है। पहले ये सोर्स आर्टिकल 21A उससे रिलेटेड ये लॉ बना और उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए मैंने बताया कि स्कूलों के साथ कुछ सीट्स रिजर्व की गई। नाउ कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल इन द टॉपिक राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 ब्रीफली आपको मैं यहां आपके सिलेबस में वैसे दे ही नहीं रखा, बट फिर भी मैं कहा कि ये सारे आर्टिकल कवर कर लेते हैं। इट लेड डाउन द स्पेसिफिक सेफगार्ड्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये क्या चीज है? कुछ सेफगार्ड दे रखे हैं अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, क्या कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर सकता है विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट? फिल्मों में दिखाते हैं ना, किसी को अरेस्ट कर लिया तो पूछता है साहब किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे, आप ग्राउंड तो बताइए साहब, क्या चार्ज क्या है मेरे पर। तो ये आर्टिकल 22 में राइट दे रखा है कि कभी भी पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड्स चार्जेस बताइए किस ग्राउंड पे देन अरेस्ट कर सकते हैं। क्या ये सेफ गार्ड्स है? ये आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाने तरीके कैसे भी अरेस्ट कर लिया? नो। अच्छा, जो बंदे को अरेस्ट किया उस पर चार्जेस पुलिस ने लगाया कि आपने ये ऑफेंस किया। ये अब पुलिस तो लॉ की भाषा में बात कर रही है, लेकिन आपको पता आम आदमी को लॉ थोड़ी पता है। तो लोग बोलते हैं साहब मेरे को लॉयर, लेट मी स्पीक टू माई लॉयर। ना फिल्मों दिखाते हैं कि मैं नहीं बात करूंगा, मैं अपने लॉयर से बात करूंगा, मेरा लॉयर फिर आपसे बात करेगा। ये क्या है? ये भी आर्टिकल 22 में सेफ गार्ड रखा है, क्योंकि आप तो कानूनी भाषा में बात करिए, पुलिस उस आम आदमी को पता नहीं, उसे एंड वो समझ नहीं आ रहा, तो बोलते ना साहब अपने लॉयर को वो इन्वॉल्व करेगा। तो ये सब आर्टिकल 22 में दे रखा कि आपका अधिकार है, एंड ऐसे अधिकार दे के हम क्या कर रहे हैं? सेफ गार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? कि मनमाने ढंग से आपको अरेस्ट ना कर ले, डिटेन ना कर ले। अच्छा, पुलिस किसको अरेस्ट करती है? उसमें आर्टिकल 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट कोर्ट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। फिर मजिस्ट्रेट आपको बताएगा आगे वो पुलिस कस्टडी में रहेगा या नहीं रहेगा। सुनो, कई बार बोलते हैं कि साहब हमें 4 दिन की रिमांड पे रखना है, इसे इंट्रोगेशन करना, पूछताछ करना है। तो 24 घंटे के अंदर पुलिस की ड्यूटी की, अरेस्ट किया 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश कीजिए, कोर्ट की परमिशन लीजिए, उसे आगे कंटिन्यू रखना है पुलिस कस्टडी में। मतलब सब आर्टिकल 22 में ऐसे सेव कर, जिससे कि पुलिस मनमानी ना करे एंड लोगों को आर्बिट्रेरी तक अरेस्ट ना करे, डिटेन ना करे पुलिस कस्टडी में। इसको अवॉइड करने की इस तरह चीज ना हो। बहुत सारे सेफ गार्ड्स, जैसे उसे इन्फॉर्म किया जाए ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, वो अपना लॉयर इन्वॉल्व करना चाहे, विद इन 24 आवर्स अरेस्ट उसे कोर्ट में पेश किया, कोर्ट डिसाइड करेगा आगे उसे पुलिस कस्टडी में रहना है या नहीं रहना, समथिंग लाइक दैट। एंड दिस काइंड ऑफ सेफ गार्ड्स आर गिवन द आर्टिकल नंबर 22, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम हमने कंप्लीट कर लिया। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 एंड 21 और 22 के बीच में एक नया आर्टिकल जो ऐड हुआ था अमेंडमेंट से, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। तो इसके सामने एक another set of fundamental rights, that is the right to freedom, that we have completed. Now I move on to the another set of fundamental rights, that is right against exploitation. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखिए, right against the exploitation. See here,
दिस टॉपिक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दो फंड आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 23 दो चीजें बोलता है, एक ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, मैं एचवी लिखता हूं, इज प्रोहिबिटेड। दूसरी बात बोलता है आर्टिकल, बताऊंगा इसका मतलब, बेगार सिस्टम ऑफ लेबर, ये बेगर नहीं है, बेगार, बेगार सिस्टम ऑफ लेबर इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। ये टेक्निकल टर्म, इसका मतलब बताया तो मैं आपको। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है सेल परचेज ऑफ ह्यूमन बींग्स जस्ट लाइक द गुड्स, इंसानों की खरीद फरोख्त करना सामान की तरह। अच्छा एक चीज बताइए, ह्यूमन बींग्स हैव गॉट द फीलिंग्स। अगर गुड्स की तरह अगर हम ह्यूमन बींग्स को खरीद बेच, सुना हो कई बार कई लोग आपको स्लेवरी के लिए मजदूर बना दिया, जिंदगी भर के लिए खरीद बेच दिया। कई बार आपको गलत पर्पस के लिए, इलीगल पर्पस के लिए, प्रोस्टिट्यूशन में पुश करने के लिए गर्ल्स को खरीदने बेचने का लोग काम करते हैं। इस तरह की सारी चीजें आर्टिकल 23 के में बैन है, प्रोहिबिटेड है। अच्छा तो जिसके साथ ये हो रहा है, जिसको खरीदा भी रहा है, क्या ये उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो हम ऐसे चीज को बैन करके, प्रोहिबिट करके, क्या उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वी आर गिविंग द राइट टू दैट पर्सन अगेंस्ट, क्योंकि दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जिसके साथ ऐसा हो रहा है, ट्रैफिकिंग हो रही है, इनमें देखता हूँ बहुत सारे क्राइम पेट्रोल, बहुत सारे उसमें देखते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को खरीदना बेचना, लड़कियों को खरीदना बेचना, ठीक है। इस तरह की चीजें इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वेरी सीरियस एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट दैट पर्सन जिसके साथ ऐसा हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए कि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, हमने आर्टिकल 23 में बैन लगा दिया, प्रोहिबिट कर दिया कि ऐसी चीजें अलाउड नहीं है। जो करेगा इज ऑफेंस, एंड इसके बहुत सीरियस क्या नाम पनिशमेंट्स है जो इस तरह की चीजों में इंडल्ज होते हैं, एंड ये एकदम कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट इज बेगार सिस्टम ऑफ लेबर। बेगार सिस्टम ऑफ लेबर मतलब फोर्स लेबर, किसी से जोर जबरदस्ती से काम करवाना, उसके विल के अगेंस्ट, उसकी इच्छा के अगेंस्ट। वो आपके लिए काम नहीं कर रहा, आप जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, ये भी क्या उसका एक्सप्लॉयटेशन है। अच्छा अगर आप उस काम के पैसे भी दे रहे हैं तब भी अलाउड नहीं है, तब भी अलाउड नहीं। पैसे देने से मतलब नहीं, वो आपके लिए नहीं काम करना चाहता, नहीं करना चाहता, यू कैन नॉट फोर्स दैट पर्सन। तो इफ यू कंपेलिंग सम पर्सन टू डू वर्क फॉर यू अगेंस्ट हिज विश, उसकी विश नहीं, उसकी इच्छा नहीं है, और उसे आप जबरदस्ती काम करवाना चाह रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। इस तरह के लेबर सिस्टम बोलते हैं बेगार सिस्टम लेबर। क्या बोलते हैं? बेगार सिस्टम लेबर बोलते हैं। और बेगार सिस्टम लेबर टोटली प्रोहिबिटेड है, टोटली प्रोहिबिटेड अगेन, क्योंकि एक्सप्लॉइटेड, जिसके साथ ऐसा हो रहा है, जिसको फोर्सफुली काम कराया जा रहा है, चाहे भले उसके पैसे मिल रहे हैं, उसके विश के अगेंस्ट, ये उसका एक्सप्लॉइटेशन है। तो वो एक्सप्लॉइटेशन बचाने के लिए हमने आर्टिकल 23 में क्या लिख दिया कि साहब बेगार सिस्टम प्रोहिबिटेड है, कोई भी किसी को फोर्स करके काम नहीं करवा सकता, अगर करवा रहा है ऑफेंस है, एंड उसके लिए सजा भी हो सकती है, एंड दैट पर्सन कैन बी पनिश्ड, जो जिससे जबरदस्ती किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहा है, एंड दैट इज नॉट अलाउड। दैट काइंड ऑफ लेबर इज कॉल्ड बेगार सिस्टम लेबर, ये प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 23। अब आते हैं आर्टिकल 24 क्या कहते हैं। आर्टिकल 24 बोलता है कोई बच्चा, नो चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल से कम, इज अलाउड टू वर्क, जिसकी उम्र 14 से कम है, कि किसी बच्चे को जिसकी उम्र 14 इज नॉट अलाउड टू वर्क 3 प्लेसेस, फैक्ट्री, माइंस एंड हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट्स। ऐसी जगह में हैजार्डियस, जहां पे बहुत हैजार्डियस केमिकल्स बन रहे हैं, इस तरह की केमिकल्स जहां पे और एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। फैक्ट्री आप लोग समझते हैं, माइंस, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, कोई 14 साल से कम है, कह सकते हैं अभी इनोसेंट है, अभी जो उसकी पढ़ने की, बोलते हैं खेलने कूदने की उम्र है, और ये जो जगह है, क्या यहाँ पे बहुत टफ वर्किंग कंडीशन होती है, फैक्ट्री बहुत टफ, मशीनों पे काम करना पड़ता है, माइंस और ज्यादा, हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट बहुत रिस्की होता है। तो बोलते हैं साहब जो इनोसेंट है, इतनी छोटी उम्र के, उनको आप यहाँ पे काम करवा रहे हैं, क्या उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं है?
अगर आप इतने कम छोटे उम्र के लोग को यहाँ काम, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट पर्सन। तो उसे एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए आर्टिकल 24 ने क्या मना कर दिया कि कोई भी बच्चा, कोई भी जिसकी उम्र 14 से कम है, इसे सुना हुआ 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कहीं भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते, कर रहे हैं आप गिल्टी हैं, जो एम्प्लॉयर है उसको सजा हो सकती है, क्योंकि आर्टिकल 24 के थ्रू हमने मना कर दिया है। और ऐसा करके उसको हम एक्सप्लॉइट होने से बचा रहे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसे। ऑल्दो अलग बात है, हमारे कंट्री में इस चीजों की धज्जियां लोगों ने, क्या होता है, लॉ तो बने हुए हैं, कई जगह इंप्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत। आपको जैसे आपने भी सुना, एक नया नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP आ गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सारे लोग बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई उसके अंदर, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और हमारे कंट्री में इंप्लीमेंटेशन बहुत पैथेटिक है, क्योंकि अल्टीमेटली इंप्लीमेंट करने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका माइंडसेट ठीक नहीं है, और उनका माइंडसेट ठीक नहीं तो अल्टीमेटली अच्छी अच्छी पॉलिसी जो सुनने में लिखने में बहुत अच्छी लगती है, बट इंप्लीमेंट करते समय उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वही सेम चीज ये प्रैक्टिकली बहुत जगह देखा गया, बच्चों से लोग काम कराते हैं, बड़ी इलीगल है, अलाउड नहीं। अच्छा, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा। आर्टिकल 24 के हिसाब से कोई भी 14 साल से कम उम्र का है, यहां पे काम करना अलाउड नहीं है, या कोई उनको यहां पे काम नहीं करा सकता, फैक्ट्री, माइंस एंड आर्टिस एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक चाइल्ड लेबर से रिलेटेड अलग से लॉ बना हुआ है, ये आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे भी, चाइल्ड लेबर एक्ट। उसमें वो रखा है कि साहब किसी भी तरह के काम में, इवन आप घर में डोमेस्टिक हेल्प, घर में होता ना आपने काम करने के लिए, इवन डोमेस्टिक हेल्प घर में आप रख रहे हैं, आप अलाउड नहीं है बिलो फॉर। तो कह सकते हैं आर्टिकल 24 जो बात बोल रहा है उससे भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसा करके हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात दे रहे हैं वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं चाइल्ड लेबर एक्ट के थ्रू, लेकिन उससे और भी एक कदम आगे जा रहे हैं। इधर रिसेंटली एक्चुअली अभी 1-2 साल पहले अमेंडमेंट्स हुई थी चाइल्ड लेबर लॉ में, और उसके बाद उन्होंने ये कर दिया है कि सब किसी भी तरह काम में आप बिलो 14 ईयर्स, इवन घर में आप डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं रह सकते। ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा चीज बता, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो चाइल्ड लेबर, नो, खिलाफ नहीं है। हम ऐसा करके कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो कर रहे हैं, उससे हम एक कदम और आगे जा रहे हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये थोड़ी बोल रहा है कि और जगह अलाउड है, इन 3 जगह तो मना कर ही रहा है, लेकिन आप और भी जगह मना कर रहे हैं, सब जगह मना कर रहे हैं, आप और बेटर एंड उसको और ज्यादा बेटर राइट दे रहे हैं टू द पर्सन्स हु आर चिल्ड्रन हु आर बिलो द 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये 2 आर्टिकल 23 एंड 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। नाउ मूव ऑन टू द next set of fundamental right to freedom of religion. आर्टिकल 19 to 22 जो था, अभी जो हमने पढ़ा था, आवर राइट टू फ्रीडम था, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। एंड हियर द आर्टिकल्स कवर्ड आर आर्टिकल 25 to 28। अगेन ये आपके सिलेबस में कुछ खास नहीं है, तो ब्रीफली अब शॉर्ट में हम लेंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 25, ये सब रिलीजन से रिलेटेड आपको फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, देखिए, it says that it guarantees to every person freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate any religion freely। मतलब हर एक बंदे को इस बात की फ्रीडम है कि आप अपनी अंतरात्मा, कॉन्शियस में तो आपके अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, और जिस धर्म को मानना चाहें, जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहें, प्रोपोगेट, फैलाना चाहें, प्रचार करना चाहें, आप कर सकते हैं। आपको अगर याद हो, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब प्रियम्बल पढ़ा था पहले लेक्चर में, तो उसमें प्रियम्बल के अंदर मैंने एक चीज डिस्कस की थी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मैंने बताया ना आपको पूरी लिबर्टी है कि आप किस धर्म को, फेथ, वर्शिप, क्या पता, लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं वॉलेंटरली, क्या ये आर्टिकल 25 से उसको लिंक कर सकते हैं? बोला सभी पर्सन को इस बात की फ्रीडम दी गई कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, राइट एंड प्रोफेस, क्या फॉलो करना चाहें, क्या प्रैक्टिस, और क्या रिलीजन का प्रचार, प्रोपोगेट मीन फैलाना, प्रोपोगेट करना चाहें, उसकी पूरी फ्रीडम है आपको आज। तो कह सकते हैं ये उससे लिंक कर सकते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फेथ एंड वर्शिप के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप उसके साथ लिंक कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 में कुछ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रखे हैं, टू द रिलीजियस डिनोमिनेशन,
रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब है रिलीजियस एसोसिएशन, धार्मिक जो संस्थाएं होती हैं। डिनोमिनेशन मीन्स एसोसिएशन। डिनोमिनेशन का मतलब एसोसिएशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन, धार्मिक संस्थाएं। अच्छा, आपने सुना होगा साहब, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है, तो उनको कुछ आपको धर्म से, रिलीजन से रिलेटेड है। हिंदू में मिल जाएंगी, क्रिश्चियन में मिल जाएंगी, मुस्लिम में मिल जाएंगी, हर आपको सिक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। इट गारंटीज टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन में एसोसिएशन द फॉलोइंग राइट्स। क्या क्या? द राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। आपने देखा होगा साहब, ये दो बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। देखो साहब, चैरिटेबल पर्पस के, चैरिटेबल बेसिस स्कूल खोल दिया, सो धार्मिक संस्थाएं चला रही हैं। चैरिटेबल बेसिस पे कोई हॉस्पिटल खोल दिया, ठीक है, कोई मंदिर बनवा दिया, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, या चैरिटेबल पर्पस पे आप स्कूल हॉस्पिटल चला रहे हैं, ये इनका अधिकार है, ये करना चाहें कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली देखिए, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हमारे समाज में इस तरह की चीजें कर रही हैं। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर, रिलीजियस मैटर्स अपने आप मैनेज करें, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कब देखते हैं साहब, हिंदूज में जैसे पंडित बोलते हैं साहब ये फेस्टिवल इस दिन है, तो सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती, नहीं आपको इस दिन मनाना है। या मुस्लिम से बोलते हैं साहब, आपको इनके जो रिलीजियस लीडर बोलते हैं कि साहब इस दिन ईद मनाई जाएगी, तो उसी दिन उसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो रिलीजियस मैटर आप अपने आप मैनेज कीजिए, इसमें आपका अधिकार है। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवल एनिमल प्रॉपर्टी। अच्छा बताइए, जब आप बहुत सारी, पहला पॉइंट जो था कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहें कर सकते हैं, रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो जब सेटअप करेंगे उसके लिए प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ेगी, मूवल प्रॉपर्टी, इमूवल प्रॉपर्टी, तो वो भी उनका अधिकार है। और उस प्रॉपर्टी को फिर एडमिनिस्टर, मतलब उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, वो सब चीजें खुद देख सकते हैं, मतलब इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। राइट टू एडमिनिस्टर दैट प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विद लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन आप खुद एडमिनिस्टर, सरकार की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। तो ये चार तरह के राइट दे रखे हैं टू द रिलीजियस एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 26 रिलेटिंग टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैं ब्रीफली ले रहा हूं, मैं क्योंकि आपके सिलेबस का सब ज्यादा पार्ट नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको खाली थोड़ी सी अवेयरनेस दे रहा हूं आपको, ठीक है। जो चीज मुझे लगता है आपसे रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ज्यादा टाइम वहां दे रहा हूं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल 27 क्या लिखा हुआ? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, द प्रोसीड्स ऑफ व्हिच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। देखा मतलब, किसी बंदे को हम कंपेल नहीं कर सकते, किस बात के लिए? तो भैया आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। टैक्सेस का मतलब यहां डोनेशन है, यहां टैक्सेस का मतलब क्या है? डोनेशन। ये आपको डोनेशन देना पड़ेगा, और वो डोनेशन का पैसा किसी पर्टिकुलर धार्मिक चीज में इस्तेमाल किया जाएगा, या किसी पर धार्मिक चीज को प्रमोट करने के लिए। कंपेल नहीं कर सकते। आपने सुना होगा सोसाइटी में लोग जैसे दशहरा पे लोग जगह जगह या डिफरेंट धार्मिक जो काम करते हैं उसके लिए लोग से चंदा लेते हैं, डोनेशन लेते हैं। वो आप वॉलेंटरली, किसी इच्छा है तो देगा, कितना देगा, लेकिन आप उसे कंपेल नहीं कर सकते, क्योंकि कंपेल करके उसे आप डोनेशन ले रहे हैं और उसको एक धार्मिक, अब वो उस चीज को मानता ही नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा करें कि इसे कंपेल चंदा लिया और उस जिस चीज में उसका इस्तेमाल कर उसे वो मानता नहीं है, तो एक तरह देखा उस बंदे की फ्रीडम और रिलीजन अफेक्ट हो रही है। मतलब आपसे जबरदस्ती पैसा लेके वो चीज में इस्तेमाल करें जो वो मानता ही नहीं, उस चीज को फॉलो नहीं करता या उसमें उसका विश्वास नहीं है, तो डोंट यू थिंक इट इज सम वे अफेक्टिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अफेक्ट ना हो, उसलिए यहां पे मना कर दिया कि किसी को कंपेल नहीं कर सकते। वॉलेंटरली वो अपनी डोनेशन देना चाहे दे सकता है, कंपेल नहीं कर सकते डोनेशन देने के लिए, टैक्सेस देने के लिए, और उस पैसे का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर रिलीजियस एक्टिविटी में इस्तेमाल होगा, ऐसी चीज के लिए किसी को डोनेशन देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, क्योंकि इन अदर वे इट इज अफेक्टिंग हिज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 28। देखिए क्या है, इट से दैट इट प्रोवाइड्स दैट no religious instruction shall be provided in any education institution wholly maintained out of state fund। ये बोला अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, समथिंग लाइक दैट, जो पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से चल रहा है, सारे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज आगे गवर्नमेंट फंड चल रहा है, स्टेट फंड से,
उसमें आप कोई भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, साहब आप ये धर्म को मानो, इस धर्म ये अच्छा है, ये समथिंग लाइक दैट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दे सकते? इसका मतलब क्या हुआ देखिए। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ा था इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। सेकुलर का मतलब क्या बताया था? ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, और सरकार का अपना कोई रिलीजन नहीं है, उनकी नजर में सारे धर्म बराबर है, उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है। तो सोच के देखिए, सरकारी पैसे से कोई स्कूल कॉलेज चल रहा है, एजुकेशन, और वहां पे हम बोल रहे हैं एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं कि साहब ये धर्म अच्छा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। क्या सेकुलरिज्म इफेक्ट हो रही है? सरकार ऐसा कर रही है तो इसका कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म इफेक्ट हो रही है, या आप एक पर्टिकुलर धर्म को बायस्ड हो रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, गलत है। इसलिए मना कर दिया कि कोई भी ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सरकार के पास चल रही है उसमें आपको कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी, बिकॉज अगर ऐसा करते हैं इट इज अफेक्टिंग द सेकुलर कंसेप्ट ऑफ आवर कंट्री एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अलाउड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अलाउड। ये प्रोहिबिटेड है, ये अलाउड नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए, अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो किसी ट्रस्ट के तहत सेटअप किया गया और सारा पैसा ट्रस्ट से चला, मतलब वो पैसा फाइनेंशियली ट्रस्ट, मतलब गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, लेकिन इसे मैनेज जो गवर्नमेंट करे। कई बार होता है लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं, कोई ट्रस्ट बना दी, पैसा दे दिया कि ट्रस्ट के थ्रू स्कूल सेटअप हो गए, कॉलेज, लेकिन उसको चलाना बंदा बोलता है कि साहब गवर्नमेंट चला ले, लेकिन उसके केस में गवर्नमेंट फंड से नहीं, तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, बिकॉज फिर वो गवर्नमेंट की चीज नहीं है, गवर्नमेंट से उसको मैनेज कर रही है। फंड्स अगर प्राइवेट लगा हुआ है, किसी प्राइवेट ट्रस्ट के थ्रू सेटअप हुआ है, तो वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर सरकारी पैसे से कोई एजुकेशन इशू चल रहा है, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड नहीं है, बिकॉज ऐसा करना सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, एंड कहीं ना कहीं वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे कंट्री का है कि वी आर सेकुलर कंट्री, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये आर्टिकल 28। लेकिन कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का स्कूल है, कॉलेज है, कोई ट्रस्ट के तहत सेटअप किया गया है और उसको सिर्फ चलाने का राइट सरकार को दे दिया गया है, लेकिन पैसे किसी प्राइवेट बॉडी के लग रहे हैं, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, वहां पे कोई प्रोहिबिशन नहीं। देखिए, आप मैं सब अपने अपने धर्म को प्रमोट करना चाहें कर सकते हैं, सरकार ये नहीं कर सकती कि सरकार का अपना कोई धर्म ही नहीं है, सरकार की नजर में सारे धर्म बराबर हैं, सरकार ये काम नहीं कर सकती। अभी हमने पढ़ा ना, आप अपना आर्टिकल 25 जो पहला आर्टिकल था, राइट टू फ्रीडम रिलीजन में, कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि आप किस रिलीजन को फॉलो करना चाहें, उसको प्रोपोगेट का प्रचार करना चाहें, एकदम कर सकते हैं, लेकिन सरकार ये नहीं कर सकती। तो सोचिए, जिसने वो स्कूल सेटअप किया, जिस ट्रस्ट ने सेटअप किया, वहां पैसा लगाया, और वो एक धर्म को प्रमोट कर सकते हैं बाय इम्पार्टिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, लेकिन सरकारी पैसे से कोई एजुकेशन इशू चल रहा है, वहां ऐसा करेंगे, इट इज अफेक्टिंग द सेकुलर कंसेप्ट एंड दैट्स व्हाई अलाउड नहीं है। तो ये 4 आर्टिकल से, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 relating to the freedom of religion, and that topic is over. Now I move on to the next set of fundamental rights. Again, ये भी आपके सिलेबस में कुछ खास नहीं है, बट ब्रीफली मैं बताया हूं। देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29, 30। आर्टिकल्स 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल मतलब 2 तरह के राइट्स हैं, एक कल्चरल, एक एजुकेशनल। मैं ब्रीफली लूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा आपके स्टडी में मटेरियल में नहीं दे रखा। आर्टिकल 29 में 2 राइट दे रखे, बोले एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी सिटीजन, कोई भी तरह के सिटीजन जो हिंदुस्तान में कहीं भी रह रहे हैं, हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब आप हिंदुस्तान में नागरिक हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी रह रहे हैं, आपकी अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट को कंजर्व सेव करना चाहें, फॉलो करना चाहें, आपको पूरा अधिकार है, कोई आपको रोक नहीं सकता। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, कोई साउथ इंडियन फैमिली है, वो मान लिया दिल्ली में आके शिफ्ट हो गई, वहां पे सेटल हो गई, और अपने साउथ इंडियन कल्चर को दिल्ली में फॉलो करना चाहे, एकदम कर सकते हैं। कोई बंगाली फैमिली है, वो महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई एंड मान लिया बॉम्बे रहने लगी, वो बंगाली कल्चर एकदम कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। नहीं भैया, आप बॉम्बे में रह रहे हैं, आप तो मराठी कल्चर ही फॉलो करना, नो, नॉट एट ऑल। एंड यही कल्चरल राइट है, ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह रहे हैं, आपका अपना जो लैंग्वेज है, अपनी जो स्क्रिप्ट है, अपनी जो कल्चर है,
उससे आप कंजर्व उसको फॉलो कर सकते हैं एंड कोई भी आपको उससे नहीं रोक सकता. दैट इज ए कल्चरल राइट, आर्टिकल 29 सब आर्टिकल 1. दूसरा देखिए क्या रखा आर्टिकल 29 में, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस का. देखिए अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसको सरकार चला रही है, कौन सा स्टेट चला, स्टेट सरकार चला रही है, किसी बंदे को उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मना नहीं किया जाता इस ग्राउंड पे कि वो एक पर्टिकुलर धर्म का है, रिलीजन का है, कास्ट का है, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है या एक पर्टिकुलर रेस का है, इनमें से किसी भी कारण से उसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मना नहीं किया जाता. एंड ठीक है, इन दोज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट चला रही है, स्टेट के थ्रू चल रहे हैं, वो अलाउ. क्योंकि देखिए अगर हम मना करें क्या डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट वी कॉल रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, क्या ये आर्टिकल 14 का भी वायलेशन होगा, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 15 का भी याद है. अच्छा आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था ना, इस इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. क्या उसी पॉइंट आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 में जो बात थी उसी के बेसिस पे आर्टिकल 29 सब आर्टिकल 2 में दे रखा है कि साहब कोई भी सरकारी स्कूल कॉलेज है गवर्नमेंट से जो चला रहे हैं उसमें इन ग्राउंड पे किसी भी सिटीजन को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते. इसका तो कहते हैं उसी एक्सटेंशन है. पर्टिकुलरली हमने एजुकेशन राइट की बात की है कि उसका एजुकेशन राइट अफेक्ट ना हो ऑन दिस ग्राउंड. एंड आपको इस ग्राउंड पे गवर्नमेंट द्वारा जो एजुकेशन शो चल रहे हैं उनमें किसी तरीके से कोई रोक, सबको बराबर का अधिकार है टू टेक द एडमिशन इन सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं. तो ये एजुकेशन पहला वाला कल्चरल राइट था, दूसरा वाला एजुकेशन राइट है. आर्टिकल नंबर 30, ये देखिए क्या आर्टिकल 30, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग, ऑल माइनॉरिटीज, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं ये दोनों एजुकेशन राइट है वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, या तो रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी या लैंग्वेज के आधार पे. अच्छा माइनॉरिटी किसको कहते हैं मैं बता देता हूं आपको. माइनॉरिटी कहते हैं वो जो पॉपुलेशन का 50% से कम है, लेस देन 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वो माइनॉरिटी कहलाता है. लेस देन 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन माइनॉरिटी कहलाता है. ठीक है. अच्छा जो भी लेस देन ऑफ 50% टोटल माइनॉरिटी कहलाता है, इसका अगर धर्म के आधार पर बोले ऑन द बेस रिलीजन, हिंदूज के छोड़ के बाकी सारे रिलीजन माइनॉरिटी. क्यों? जब टोटल पॉपुलेशन में हिंदूज मोर देन 50% है, हिंदू पॉपुलेशन पूरे कंट्री में टोटल मोर देन 50% है, इसका बाकी सब जो भी हो 50% कम ही हो गए. तो अगर रिलीजन के आधार बोले तो सारे धर्म अदर देन हिंदूज वो सब क्या है, माइनॉरिटी है. ऐसे लैंग्वेज, हिंदुस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले अगर पॉपुलेशन के 50% से कम है तो क्या है, दैट इज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. मतलब टोटल पॉपुलेशन जितनी है, जैसे 130 करोड़ मान पॉपुलेशन है, 130 करोड़ का 50% 65 करोड़, मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले का 65 करोड़ से कम है, इसका तो वो क्या है, माइनॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज. तो बोला जितनी माइनॉरिटी है चाहे रिलीजन के आधार पर चाहे लैंग्वेज के आधार पर, उनको ये अधिकार है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस के स्टैब्लिश कर सकते हैं और खुद चला सकते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस. अगर जो क्रिश्चियंस हैं क्या दे आर द माइनॉरिटी अकॉर्डिंग टू रिलीजन, रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी है. एंड देखा हुआ साहब बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन कॉलेजेज हैं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं, क्या उन्होंने अपने सेटअप कर रखे हैं और अपने तरीके चलाते हैं, उनके अपने नियम कायदे कानून सब अपने तरीके से. क्या ये आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1 में जो बात है उसी बेस्ड है कि ऑल द माइनॉरिटीज दे हैव अ राइट, चाहे वो माइनॉरिटी रिलीजन के आधार पे हो चाहे लैंग्वेज, कि आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं अपने चॉइस के. एंड दैट इज गिवन द आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1. दूसरा इसका बेस्ट एग्जांपल क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल. सेकेंड आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1 तो हो गया. सब आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 2 क्या कहता है? इट सेज दैट जो मान ली सरकार स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एड दे, एड मीन्स फाइनेंशियल हेल्प, दिस इज प्रोवाइडिंग द एड, एड मीन्स फाइनेंशियल हेल्प. कभी सुना होगा सब सरकार सारे स्कूल्स को सारे कॉलेजेस को बहुत सारे पैसे दे रहे कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करो, समथिंग लाइक दैट. तो जब स्टेट ऐसा कर रही है
तो आप स्टेट उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी जो किसी माइनॉरिटी ने सेटअप किया है, जो पहला वाला पॉइंट था, चाहे वो माइनॉरिटी रिलीजन के आधार पर चाहे लैंग्वेज में, मतलब उसके डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। समझ क्या हुआ? जैसे अब और स्कूल कॉलेजेस को फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं, वैसे उनको भी देंगे, चाहे वो स्कूल कॉलेज को जो माइनॉरिटी ने सेटअप किया है उनको भी आप वैसे ही फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। फाइनेंशियल हेल्प करते हैं उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि भाई हम आपको नहीं देंगे क्योंकि आप तो माइनॉरिटी ने सेटअप किया, नो समथिंग लाइक दैट, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दिस ग्राउंड। ये आर्टिकल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दिल्ली के अंदर आप समझते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। उसमें वन ऑफ द कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सेंट स्टीफेंस कॉलेज भाई अगेन क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज है, काइंड बेस्ड ऑन माइनॉरिटी एंड ऑल, भाई सेम कंसेप्ट है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड दे रही है कि अपने कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करो, तो ऐसा नहीं कि स्टीफेंस कॉलेज को मना कर देगी कि आप तो माइनॉरिटी द्वारा चलाए। नो, जैसे और कॉलेज को हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली, स्टीफेंस को भी आप मना नहीं कर सकते कि साहब उनको, क्योंकि जैसे मतलब सेम उनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे वाइल प्रोवाइडिंग द ग्रांट, एड, फाइनेंशियल हेल्प। जैसे और कॉलेज को फाइनेंशियल गवर्नमेंट करेगी वैसे उनको भी करेगी। जो माइनॉरिटी द्वारा सेटअप है उनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउड नहीं है। एंड ये आर्टिकल 30 में 2 राइट्स रखे थे तो मैंने ब्रीफली बता दिया। एंड ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों मिला के हम बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। तो इसके साथ हमने आर्टिकल 30 तक कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं और अगले लेक्चर में हम आर्टिकल 32 और उसके साथ आपको रेट्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आर्टिकल 31 मैंने आपको बताया था, पहले एक राइट टू प्रॉपर्टी करके एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। आर्टिकल 30 तक आ गए, 14 से लेकर 30 तक। 31 आपको पहले एक फंडामेंटल राइट होता राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन वो बाद में अबॉलिश हो गया कि साहब वो आपको फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब सीधा 30 के बाद 32 पे आएंगे एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और उसी के साथ एक टॉपिक डिस्कशन रेट्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। थैंक यू।